तो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम कक्षा 11 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से ही। तो हम इससे पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि विज्ञान होता क्या है आखिर। जैसे विज्ञान हो गया, यहाँ पर हम लिखे हुए हैं कि किसी विषय या वस्तु या घटना के वास्तविक क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हम बचपन से, जैसे जब हम कक्षा 6, 7, 8 में थे तब से पढ़ते चले आ रहे हैं कि विज्ञान होता क्या है, कि विज्ञान किसी भी विषय के सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का क्षेत्र जो होता है फिक्स नहीं होता कि कहाँ तक हो सकता है, बहुत असीमित होता है। तो इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया कि विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग बांट दिया। जैसे हमारा भौतिक विज्ञान हो गया, जैसे कार्य बल, ये सारी चीज़ें जो आ गई तो उसके भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान, तत्व यौगिक, उसके क्रियाएं, ये सारी चीज़ें इसमें बांट दिया गया। जीवों के बारे में हो गया तो जीव विज्ञान हो गया, खगोल के बारे में होगा तो खगोल विज्ञान हो गया। इस तरीके से बहुत सारे क्षेत्रों में इनको बांट दिया गया। तो हम बात करेंगे रासायनिक विज्ञान, हम पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं जिसे। तो रसायन विज्ञान जो है, तो विज्ञान की वह शाखा होती है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, गुणधर्म तथा उसके होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर संगठन से मतलब हो गया उस कैसे बना हुआ है, किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हम बात करें H2O की, तो जैसे हमारा H2O है तो H2O पानी हो गया, तो इसका संगठन की बात करें तो H हो गया और O हो गया। तो ये इसके संगठन हो गए। इसके गुणधर्म जैसे हम बात कहते हैं कि स्वाद हीन, गंधहीन, रंगहीन, तो ये इसके वो हो गए, गुण हो गए। तो इनके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये किससे किससे रिएक्शन कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है, तो रिएक्शन करने पे क्या सारी चीज़ें बनती हैं। तो इन सारों का अध्ययन किया जाता है, हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। रसायन विज्ञान को केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये अन्य जो केंद्रीय विज्ञान से मतलब हो गया, तो कहने का मतलब ये होता है कि हर एक चीज़ों को केमिस्ट्री से जोड़ते हैं। जैसे कोई भी तत्व, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, कोई भी नई चीज़ बन रही है, तो केमिकल्स, कंपाउंड से केमिकल्स परिवर्तन के कारण ही होती हैं। ठीक है, इसकी वजह से हम कह देते हैं केंद्रीय विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं के मध्य कार्य करता है। सही है, मध्य का मतलब हुआ एक मध्यस्थ, जैसे कि बीच का काम करता है, एक उससे दूसरे, एक शाखा से दूसरे शाखा को जोड़ने में। जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, रासायनिक विज्ञान हो गया। तो अगर हम बात करें तो भाई कोई रिएक्शंस हो रही हो तो उसमें बल उत्पन्न हो रहा है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हो गई, या कोई जल रहा है, जैसे ईंधन हो गए तो ईंधन जल रहा है तो रिएक्शंस हो रहा है, वहाँ से एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो एनर्जी को हम भौतिक विज्ञान में रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, तो ये मध्य की शाखा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या कह दिया जाता है, केंद्रीय। अब इसका प्राचीन नाम देखिए, केमिस्ट्री जो है मिस्र के प्राचीन नाम केमिया, केमिया नामक शब्द से लिया गया। किसे, केनिया, क्योंकि जो मिस्र से इसकी उत्पत्ति को मिस्र में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, मिस्र में। अब रासायनिक विज्ञान विज्ञान की जो है विभिन्न शाखाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही रसायन विज्ञान को कह दिया तो उसमें आ जाता है। आप जानते हैं जैसे कार्बनिक रसायन, क्या हो गया, कार्बनिक रसायन आपका, और अकार्बनिक रसायन हो गया। तो ये दोनों हो गए, या ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंग्लिश में कह दिया जाता है। तो देखिए, रासायनिक विज्ञान की शाखाएं हो गई। जैसे आधुनिक काल तक से विज्ञान में अत्यधिक विकास हो जाने के कारण सुव्यवस्थित रूप से समझने के लिए विभिन्न शाखाओं के विभक्त कर दिया गया है। इसमें से 4 प्रमुख हैं। जैसे अब 4 हैं, लेकिन अपने हम ज़्यादातर जानते हैं, पढ़ते हैं 3 ही के बारे में। फिजिक्स, जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक और भौतिक रसायन। तो हम कार्बनिक की बात करें तो कार्बनिक नाम से, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपका कि कार्बनिक रसायन होता क्या है, तो सीधी से पता है कि वह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बन के यौगिकों, लेकिन उसमें भी हो जाता है जैसे हमारा CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट CO3 तथा बाइकार्बन, जैसे HCO3 करके आ जाते हैं कंपाउंड। इनको छोड़ करके जितने में भी कार्बन होता है तो वो सारे हमारे कौन से तत्व कहलाते हैं, कार्बनिक तत्व। और उनके जब अध्ययन किया था तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आ जाता है। और अकार्बनिक की बात करें तो रसायन विज्ञान की वह शाखा, अकार्बनिक में देखिए अकार्बनिक में हो जाएगा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत अन्य सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन मतलब कार्बन के अलावा, जिसमें कार्बन हो उसके अलावा जो चीज़ें हैं, जैसे H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में क्या होता है, नहीं होता है कार्बन,
तो सीधी सी बात है कि ये कैसा हुआ, अकार्बनिक हुआ। HCl हो गया, जैसे HCl हो गया, और भी तत्व है जैसे NH3 हो गया, तो ये सब क्या है, अकार्बनिक तत्व है। तो जिनमें कार्बन ना हो वो क्या कहलाएंगे, अकार्बनिक। और उन सारे तत्वों या यौगिकों का अध्ययन जब करते हैं तो क्या कहलाता है हमारा, अकार्बनिक रसायन। उसके बाद हम बात करते हैं भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन जो होती है रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत द्रव्यों की संरचना तथा उसमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन करते हैं। उसमें संरचना, जैसे उसमें गति की बात करते हैं हम, तो ये हमारा भौतिक रसायन के अंतर्गत आ जाता है। उसकी संरचना, संगठन कैसे बना, उसके ये सारी चीज़ जब आ जाती हैं तो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक रसायन। अब हम बात करें विश्लेषण रसायन, विश्लेषित रसायन। इसमें देखिए रसायन विज्ञान की वह शाखा आ जाती है, एनालिटिक कहा जाता है इंग्लिश में। विश्लेषण विज्ञान रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत यौगिकों में वस्त्र विभिन्न तत्वों यौगिकों में विभिन्न तत्वों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा मूल अनुपाती सूत्र ज्ञात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, मात्रा कितनी किसकी मात्रा है। जैसे CH4 है, तो इसमें अगर हम बात करें कि कितनी मात्रा में H है, कितनी मात्रा में C है, तो ये सारों को जब हम अध्ययन करेंगे तो किसमें आ जाएगा, हमारा वैश्लेषिक रसायन के अंतर्गत आ जाता है। उसके और अन्य भी कुछ शाखाएं, जैसे हमारा हो गया नाभिकीय रसायन, जैसे हमारे नाभिकीय रिएक्टर्स वगैरह हो गए, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बात करें हमारा पर्यावरण रसायन, तो ये भी हो गया हमारा एनवायरनमेंट के बारे में सारी चीज़ हो जाती हैं, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे चेंजेस होते हैं, तो उसमें हम केमिकल। जैव रसायन आप लोग अच्छे से जानते हैं, जैव रसायन हो गया। औषधि रसायन, औषधि रसायन से मतलब जो हम दवाएं यूज करते हैं, मेडिसिन, तो उसके उसके लिए जो हम केमिकल्स का, कंपाउंड का, उनका अध्ययन करते हैं, कैसे बनती हैं, कैसे कवर होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे किसके अंतर्गत आ जाती हैं, जैव विज्ञान। कृषि विज्ञान हो गया, औद्योगिक विज्ञान हो गया, औद्योगिक के जैसे हम कपड़े वपड़े खरीदते हैं तो वो जहाँ से बनते हैं जिन कंपनियों में, तो वहाँ पर केमिकल्स का यूज हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हो गई। हरित रसायन, इन सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे इनका थोड़ा विस्तार के बारे में कि रसायन विज्ञान होता क्या है। तो रसायन विज्ञान का विस्तार कौन कौन से क्षेत्र में, देखिए रसायन विज्ञान के अगर हम विस्तार की बात करें तो ये अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो हमको कमेंट में कर सकते हैं, हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे, कमेंट में आप नंबर रीच कर सकते हैं या हम ही आपको नंबर दे देंगे, तो आप लोग वहाँ से मैसेज करके PDF ले लेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करें कि हमारे दैनिक जीवन में अनुपयुक्त होने वाले कितनी भी चीज़ें हैं रसायन विज्ञान की, जितने भी चीज़ों को हम यूज करते हैं ज़्यादातर सारी की सारी क्या हो जाती हैं, रसायन विज्ञान की ही देन होती हैं। तभी तो हम सारी चीज़ काम करते, जैसे हम सुबह जगते हैं टूथपेस्ट का यूज करते हैं, क्या है, केमिकल है, रसायन विज्ञान का यूज है। उर्वरक खेती करने के लिए हमारे लिए हो जाते हैं, कपड़े बनाए हुए हैं तो सिंथेटिक रेशा होता है, ये हो गया। साबुन, हमारे सारी चीज़ें लगभग लगभग हमारी चीज़ें इसी का योगदान हो जाता है, जितने पे हम लोग यूज करते हैं ज़्यादातर। अब हम उसके बाद बात करते हैं रसायन विज्ञान का अन्य क्षेत्रों में क्या योगदान रहा है। तो उद्योग के क्षेत्र में आपको पता है इंडस्ट्रियां जो चल रही हैं केमिकल्स के माध्यम से ही चल रहे हैं। अगर केमिकल्स नहीं है मिलेंगे तो औषधि वो नहीं बने, उद्योग नहीं चल पाएंगे। मेडिसिन, दवाएं हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रदूषण नियंत्रण में आप लोगों ने देखा होगा एयर फ्रेशनर भी आते हैं, तो एयर अगर पोल्यूशन हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल कर देते हैं, महकने लगता है, तो उन और जो और भी हार्मफुल गैसेस होती हैं तो उनको रोका जा सकता है। ये सारी चीज़ें हो गई। कृषि के क्षेत्र में आप जानते हैं उर्वरक हो जाता है। युद्ध, वार देखें आप लोग, जैसे वार चलती है तो बम छोड़े जाते हैं, परमाणु बम हो गए, और ये तो परमाणु और हाइड्रोजन बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन छोटे छोटे बम भी होते हैं उसमें केमिकल्स ही तो होते हैं, जैसे आपने बारूद और ये जो RDX वगैरह इस तरीके के कंपाउंड होते हैं, विस्फोटक होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा केमिस्ट्री का। अब उसके बाद हमारा मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है कि हम जो 11वीं के सिलेबस के अनुसार हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो जैसे हमारा होता है द्रव्य, पहला टॉपिक क्या है हमारा, द्रव्य, कि द्रव्य होता क्या है। देखिए आप दुनिया में जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सब कुछ मैटर है, ये द्रव्य है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य में क्या होता है, आयतन घेरता है, आकार होता है, या वस्तु में द्रव्यमान होता है सीधे संबंधित, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, आकृति हो, तो क्या कहलाएगा, द्रव्य कहलाएगा। तो यहाँ पर द्रव्य तथा ऊर्जा हमारा पहला हेडिंग है। तो द्रव्य तथा ऊर्जा से हम बात करें तो यहाँ पर देखिए द्रव्य तथा ऊर्जा ब्रह्मांड के दो संगठन है। इन दोनों कारकों का योग सदैव निश्चित होता है। मतलब कहने का इन दोनों का योग निश्चित होता है। अगर ऊर्जा ज़्यादा हो रही है तो द्रव्यमान कम हो सकता है, या द्रव्यमान कम हो रहा है तो ऊर्जा कम हो सकती है। तो मतलब जो उनका
एक दोनों का योग होगा, कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करते हैं इनको। देखो आइंस्टीन आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, सारे के सारा ये झंझट जो था तो इसको एक समीकरण में परिवर्तित कर दिया था। तो इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहा गया है। तो क्या होता है कि एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में। तो अब जैसे इन्होंने आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या दिया, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जिसमें से हम E का वैल्यू देखो, E होता है एनर्जी, M होता है हमारा क्या, मास किसी भी पिंड का, जिस पिंड की हम बात करेंगे ऊर्जा की, और C होता है हमारा प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल आपको पता ही है क्या होती है, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकंड करने का मतलब 1 सेकंड में इतना ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा होता क्या है। ऊर्जा ऊर्जा किसी भी वस्तु या निकाय की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। सीधी सी बात है, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। अब किसी भी रासायनिक परिवर्तन में यह संरक्षित रहती है, मतलब ऊर्जा न तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग में आपने एनर्जी लगाई और उसको एक दबा करके तो उसको कहीं पर कस दिया, जब आप उसको रिलीज करेंगे तो, लेकिन जब कसी हुई तब वो ऊर्जा स्टोर हो गई, जो ऊर्जा खर्च हुई वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाया, ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, इसको हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, द्रव्य देखिए, द्रव्य के बारे में जो अभी बताएं, कोई भी वस्तु या पदार्थ जो क्या करता है, स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जैसे पेन, पुस्तक, ये सारी चीज़ों का द्रव्य को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, ठोस, द्रव और गैस। ये आपने कक्षा 9th में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो अभी कोई बात नहीं है। अब हम बात करेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन क्या होते हैं द्रव्य में। तो अभी आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं कि द्रव्य और ऊर्जा तक, उसके बाद हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट। और अभी तब तक के लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको क्या चाहिए, तो जो चीज़ें हैं आगे हम उसमें बताएंगे। ओके, अगर किसी को भी PDF चाहिए हो तो हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज 9793089192। ओके, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर देंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ओके, तो हम आज का क्लास ओवर करते हैं।